सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा, पूर्व में हमने झारखंड पीजीटी, बिहार टीजीटी का पेपर का विश्लेषण किया था, जो कि अगस्त माह में संपन्न हुई थी 2023 में। आज हम देखेंगे 2020-21 में जो उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार का पेपर बना था, उसका आकलन करेंगे और आगे की रणनीति को अपने धार देंगे कि किस प्रकार की रणनीति के अनुसार हमें चलना है। सर्वप्रथम हमें पाठ्यक्रम को एक दो बार बेहतर रूप से देखें और उसी हिसाब से अपनी रणनीति के अनुसार चले कि किस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो एलटी सिलेबस है उसकी बात करें, उसका पाठ्यक्रम है, 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। 100 अंक के आधार पर जो है 30 नंबर का आपका शिक्षण अभिरुचि होगा, जबकि 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट यानी हिंदी से संबंधित आएगा। अब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको भी दो आधार पर निर्धारित किया गया है, दो भागों में निर्धारित किया गया है। इंटरमीडिएट स्तर हिंदी के जो आएंगे उसमें 14 नंबर का आएगा, 14 अंक निर्धारित किए गए हैं। जबकि संस्कृत इंटरमीडिएट का जो संस्कृत पूछा जाएगा उसमें भी 14 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होंगे और असामंजस्य की भाव नहीं रखेंगे, क्योंकि 14 नंबर का इतना नहीं पूछा जाता है। अगर आपने पिछले वर्ष देखा होगा तो 4 से 6 नंबर का इसमें संस्कृत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे 18 में भी इसी प्रकार से था। लेकिन आपको शिक्षण अभिरुचि पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप 6 घंटे अगर अपना विषय देखते हैं तो कम से कम 2 घंटे आपको शिक्षण अभिरुचि देखना होगा और 1 घंटा आपको व्याकरण और संस्कृत व्याकरण भी देखना होगा। अब जो स्नातक स्तर का हिंदी जो होगा पाठ्यक्रम में वो 42 नंबर का होगा। तो आप तीनों चीज़ों को लेके चले। एनसीईआरटी की किताब थोड़ा सा उसका अध्ययन करें, इंटरमीडिएट का संस्कृत और हिंदी का। बाकी आप लोग पिछला पाठ्यक्रम आप लोग देख ही चुके होंगे। इसी हिसाब से अपने रणनीति के अनुसार चले। अब बात करते हैं कि 2017 में जो पूछा गया था वो किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे और आगे की रणनीति के अनुसार हमें जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें हमें कितना लाभ पहुंच सकता है। यह आने वाले टीजीटी एलटी लेक्चरर, टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड लेक्चरर एलटी का एग्ज़ाम, ईएमआर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि राजस्थान में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी यह अच्छा कार्य करेगा। तो आप इस पॉइंट को भी नोट में। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार द्विवेदी युग का नहीं था। तो इसमें जो बाल कृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त दिया गया था, तो द्विवेदी युग के बाल कृष्ण भट्ट नहीं थे, बल्कि बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतेंद्र युग के थे। भारतेंद्र युग के जो निबंधकार थे भारतेंद्र जी थे और बद्रीनारायण थे, बालकृष्ण भट्ट थे, भारतेंद्र जी थे और प्रताप नारायण मिश्र थे। इसी प्रकार से निबंध में जो काल और द्विवेदी, भारतेंदु, शुक्ल युग, शुक्ल उत्तर युग और इसी प्रकार से काव्य में भारतेंद्र मंडल के कवि, द्विवेदी युग के कवि और द्विवेदी युग से बाहर के कवि, इस प्रकार के छायावादी कवि, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको भी नोट कर लेना। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो निबंध को विशेषकर 4 भागों में बांटा गया था, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्ल उत्तर युग। भारतेंद्र और द्विवेदी युग के बारे में हमने चर्चा की। शुक्ल युग की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल हो गए, गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी और इस प्रकार से ये भिन्न निबंधकार इसमें थे। शुक्ल उत्तर युग की बात करें, जिसको हम छायावादी युग भी कहते हैं, जो निबंध की बात करें, माखनलाल चतुर्वेदी, संपूर्णानंद, जैनेन्द्र, ईलाचंद और हरिओद। तो इस प्रकार से ये जो है छायावादी शुक्ल युग के जो कवि थे, शुक्ल उत्तर युग के कवि थे। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ललित निबंधकार, ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था। तो ललित निबंधकारों में विशेष करके हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बैनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ। व्यंग्यकार निबंधकारों में जो आते हैं प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल और शरद जोशी। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट कर लेंगे। गोविंद नारायण, इसमें महावीर, बाल मुकुंद, अध्यापक पूर्ण सिंह, मिश्र बंधु, माधव प्रसाद मिश्र और गोविंद नारायण मिश्र, ये
जो है नेट 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप इन पॉइंट को भी नोट करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, उर्वशी काव्य कृति के लिए दिनकर जी को सम्मानित किया गया था। तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो हिंदी साहित्य की बात करेंगे हम, तो चिदम्बरा को 1968 में जो है पहला, यानी पंत जी को चिदम्बरा के लिए पहले बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद उर्वशी को जो है 1972 में, यानी दिनकर जी को यह पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ। उसके बाद अज्ञे जी को कितनी नाव में कितने बार 78 में मिला था। और उसके बाद यामा के लिए जो है यह पुरस्कार 82 में महादेवी वर्मा को मिला था। तो उसके बाद जो है कुछ सालों के बाद ये संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था। अंतिम 2017 में कृष्णा सोबती, जो कि एक महान साहित्यकार उपन्यासकार रही, उनको 2017 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप इन पॉइंटों को भी याद कर लेंगे। नाटक के दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता उसे कहते हैं, उसे यवनिका कहते हैं। अब यह जो नाटक रंगमंच के 3 भाग होते हैं, रंगपीठ, रंगशीर्ष और निपत्य। निपत्य जो है कई बार यह निपत्य भी पूछा जाता है, निपत्य। तो रंग शीर्ष का जो पिछला भाग होता है जिसको दर्शक नहीं देते हैं, वो देखते हैं, उसे नेपथ्य कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास की जो रचना है, तुलसीदास जो रचना है, रचनाकार नहीं रचना है, उसके रचनाकार के रचयिता हैं निराला जी। तो निराला जी छायावाद के एक 4 स्तंभों में महान छायावादी कवि रह चुके हैं। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। निराला जी की जो कविता हैं, काव्य हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बादल राग, जो 6 भागों में है, तो यह काफ़ी बड़े काव्यकार रहे। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना। यह क्वेश्चन बहुत ही विवादित रहा और कोर्ट में यह मामला गया था, डबल बेंच में भी गया था, आपने सुना और देखा होगा, परंतु तब भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। जहाँ तक हम देखते हैं नगेंद्र की बुक में और सरस्वती पांडे की बुक में, तो इसका जो काल हमें मिलता है, प्रगतिवाद छायावाद उत्तर भाग के जो प्रगति और प्रयोगवाद का 1938 से 1953, लेकिन जो है आयोग ने इसको 1936 माना था। कुछ पृष्ठ में 1936 दिया है, लेकिन अगर हम भूमिका पढ़े, साहित्य की भूमिका पढ़े, नगेंद्र की जो बुक है उसको आप पढ़ो, जो जिसका संपादन नगेंद्र जी ने किया, उनकी बुक है, उसमें आप उसकी भूमिका पढ़ोगे, जो है साहित्य लेखन और काल विभाजन की। उनने स्पष्ट किया है, 4 भागों में उन्होंने काल विभाजन किया था। पहला आदिकाल 7 से 14 शताब्दी, भक्तिकाल 14 से 17 और रीतिकाल 17 से 19 और आधुनिक काल जो है 19 से अब तक माना था। आधुनिक काल को उन्होंने 4 भागों में बांट कर देखा था। पुनर्जागरण काल 57 से 1857 से 1900 तक माना था, जबकि नवजागरण काल उन्होंने 1900 से 1918 माना था। उसके बाद छायावादी काल जो है, छायावादी जो काल माना था उन्होंने 1918 से 1938 माना था। और जबकि छाया उत्तर काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा था, प्रगति और प्रयोगवादी काल, उसको 1938 से 1953 में माना था, जबकि नवलेखन 1953 में माना था। तो यह आपको कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको जो भी बुक पढ़नी होगी, प्रमाणित बुकों का संकलन आप अवश्य करें। अगर हमारे ज्ञान और नॉलेज की बात करें तो आप जो है रामचंद्र शुक्ल की किताब भी आप अवश्य रख सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की भी बुक बहुत अच्छी है। और साहित्य दर्पण, जो साहित्य की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। इसके साथ अभी नई बुक चल रही है यूजीसी नेट के लिए, दृष्टि नाम सुना होगा आपने। तो दृष्टि जो आईएएस दिल्ली का है, ये बहुत ही बड़ा संस्थान है, उसकी बुक भी निकलती है, दृष्टि की बुक। तो हिंदी साहित्य की बहुत ही बेहतर बुक है। आप जानते होंगे डॉक्टर विकास, दिव्य विकास कीर्ति को, कि जो वो भी साहित्य से उनका संबंध है, हिंदी साहित्य से, राजनीति विज्ञान से। तो आप
इस प्रकार के बुकों में कोई भी बुक चुन सकते हैं, लेकिन प्रमाणित बुक आप अवश्य रखें। आगे हम देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न, लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। तो तुलसीदास को लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कली काल का वाल्मीकि जो है तुलसीदास को नावादास ने कहा था, जबकि हजारी प्रसाद ने भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य या चेष्टा रखता हो। जाति कवि रामविलास शर्मा ने कहा था। मानस का हंस अमृतलाल नागर, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है उनके जीवनी पर, और यह जो है यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 7वां नंबर का, निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है आवाज़ भी एक जगह है। मंगलेश डबराल एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इनका संबंध उत्तराखंड से है। आप जानते होंगे उत्तराखंड साहित्य में भी, ट्रिपल एससी में भी यह सिलेबस में लगा हुआ है। अब इनकी रचनाओं की बात करें, पहाड़ पर लालटेन काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, जो हम देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार इस हम जो देखते हैं को मिला था। घर का रास्ता इनकी अन्य रचना है। अगला प्रश्न 8वां, यह संस्कृत से साहित्य या संस्कृत से संबंधित था, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। श्री कृष्णस्य दैत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित था। तो यह भास के किस नाटक से, तो यह दूत वाक्यम से है। भास की रचनाओं की बात करें तो स्वप्नवास दत्तम काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रतिगा योग्य गंध रामायण इनकी प्रसिद्ध रचना है, संस्कृत की रचना है ये। और प्रतिमा नाटकम, तो यह भी इनकी रचना है। तो संस्कृत का भी आपको जरूरी संग्रह करना होगा, पढ़ना होगा। अगला प्रश्न 9वां नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो ना पाओ या सर धरो जल हुए जे हैं मेल। भारतेंद्र की यह उक्ति है। तो इसमें कन्फ्यूजन बना होगा, लेकिन जिसने यह उनकी रचनाएं पढ़ी होगी तो यह क्वेश्चन का स्तर अच्छा ही रहा होगा। भारतेंद्र की बात करें तो भारतेंद्र की जो प्रसिद्धि रही वह काव्य में रही, नाटक में रही और निबंध में रही। भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित जो है रचना थी रामायण प्रदीपम। अगला 11 नंबर का प्रश्न है, जैनेन्द्र की कहानी नहीं है रात्रि की महक, यह जैनेन्द्र की रचना नहीं है। और खेल पाजे नीलम देश की राजकन्या, यह जो है उनकी कहानियाँ थी जैनेन्द्र की। उसके बाद इनकी पहली जो कहानी थी खेल, जो प्रथम कहानी माना जाता है। इनकी कहानी संग्रह की बात करें, जय संधि काफ़ी प्रसिद्ध है। फांसी वातायन इनकी काफ़ी लोकप्रिय कहानी संग्रह है। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। यह रात्रि की महक है, लेकिन आद्य रात्रि की महक होगा, ये फणेश्वर प्रसाद रेणु की रचना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 12वां नंबर का, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ। तो यह लीलाधर जगूड़ी की रचना है। इनका संबंध भी उत्तराखंड से है और इस समकालीन कवियों में इनकी गिनती होती है। इनकी प्रसिद्ध जो काव्य रचना है, नाटक जारी है, घबराए हुए लोग, भय भी शक्ति देती है आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 13वां नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, सवैया किस कवि की प्रिय छंद है। तो रसखान की एनसीईआरटी से यह लगा हुआ है, तो एनसीईआरटी भी आपने साथ साथ देखना है। तो यह रसखान की है। रसखान के बारे में जो काफ़ी हरिश्चंद्र ने इनके बारे में लिखा था, काफ़ी लोकप्रिय यह वाक्य था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस मुसलमान हरिजनन पर केतन हिंदू वारी। तो यह काफ़ी बार पूछा जाता है, इस मुसलमान हरिजनन पर केतन हिंदू वारी। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। इनकी प्रमुख रचना थी सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम, दान लीला। अष्टयाम से कन्फ्यूजन मत होना, का जो लोकप्रिय रचना है अष्टयाम वह नावादास की रचना है। अगला हम देखते हैं, नरेश मेहता की कृत संशय की एक रात में किसके मन में संशय को चित्रित किया गया। तो यह राम के मन में संशय, युद्ध से पहले उनके मन में संशय बना हुआ काफ़ी अच्छी लोकप्रिय रचना है।
सुले सुमेलित की सुमेलित नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। रामचरितमानस, चिदम्बरा और कामायनी, चिता के फूल, तो इसमें जो सुमेलित नहीं था वो चिदम्बरा की जो रचना, उसमें दूसरी रचनाकार की रचना लिखी गई थी। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। 16वां नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचना आत्मा इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास को, इन्होंने जो है आदिकाल से भक्ति काल तक इसमें 7 प्रकरणों में किया, लेकिन इनके बीच में ही मृत्यु हो गई थी। इनकी जो रचनाओं की बात करें तो 693 से जो इनकी साहित्य रचना थी, 693 से 1693 तक इन्होंने लिखा था, लेकिन बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ये पूर्ण नहीं कर पाए थे। वहीं तक लिखा था इन्होंने अपना साहित्य इतिहास। काफ़ी लोकप्रिय इनका साहित्य इतिहास रहा है। आगे हम प्रश्न देखेंगे 17 नंबर का, अज्ञे नदी के दीप कविता में नदी और दीप क्रमशः का प्रतीक है, तो समाज और व्यक्ति का। 18वां नंबर का प्रश्न है, अज्ञे की रचना नहीं है, बाबरी अहेरी चिंता, साये में धूप, इंद्रधनुष, रोंदे हुए होगा यहाँ पर, ये रोते हुए लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लेना, रोंदे हुए। तो साये में धूप जो है दुष्यंत कुमार की है और काफ़ी परिचित और लोकप्रिय रचना है साये में धूप उनकी। धूप के धान एन रचना है, तो साये में धूप जो है एक काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, गज़ल से यह संबंधित है। शेखर जोशी ने अपने लिए यहाँ पर अपनी रचना गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का चित्रण किया गया, ये एनसीईआरटी में लगा हुआ है। तो 11वीं 12वीं की बुक भी आप अवश्य देखिए। तो जाति विभाजन पर उन्होंने जो है गलता लोहा लिखा। ये तभी आपको मालूम होगा, कुछ इस प्रकार से प्रसिद्ध रचना नहीं रहती है, परंतु वह हमारे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में 11वीं 12वीं में रहती हैं, तो उसको भी देखना हमारा कर्तव्य बनता है, तभी हम अच्छे से अच्छे तरीके से अपना पेपर कर सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। 20वां नंबर का प्रश्न है, नावादास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो नावादास जी राम भक्ति धारा के कवि थे। नावादास की प्रसिद्ध रचना है भक्तमल। भक्तमल में काफ़ी सूर, तुलसी एंड काफ़ी कवियों के बारे में जो है लिखा गया है। तो ये प्राथमिक स्रोत के आधार पर नावादास की रचना में लिखी गई थी। नावादास की रचना की बात करें भक्तमल, तो 1585 में यह रचना लिखी गई थी। आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। 21 नंबर का प्रश्न है, सुहाग बिंदी या ययाति 3 नाटकों के रचनाकार हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत की ये नाटक हैं, 3 लिखा गया है यहाँ, इसको सही कर लेना आप लोग। 22 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाले रामदास की रचिता हैं। तो रघुवीर सहायक हैं रामदास की रचिता। आगे ही एनसीईआरटी से लगा हुआ, आलो आधारी की नायिका एवं लेखिका का जीवन किसके सहयोग से बदला, अर्थात वह घरेलू नौकरानी रहते हुए लेखिका कैसे बन सकी। एनसीईआरटी है तातुस जो है उसके सहयोग से इनका लेखन, एक नौकरानी थी जिसने अपना लेखन कार्य किया और इनका भविष्य या जिंदगी इन कार्यों से बदल गई थी। 25 नंबर का प्रश्न है, कहाँ कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यह दुष्यंत कुमार की गज़ल है। दुष्यंत कुमार गज़ल के जनक भी माने जाते हैं। दूसरा, आपने काफ़ी जगहों पर, और जब हम शायरी शायर करने लगते हैं तो इनकी काफ़ी प्रसिद्ध एक शायरी है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। साये में धूप से यह है, साये में धूप इनकी काफ़ी प्रसिद्ध गज़ल है। 25 नंबर का प्रश्न है, मल्लिका राकेश मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है। अभी हमने परसों देखा था झारखंड और बिहार में, वहाँ पर भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो मल्लिका जो है आषाढ़ के एक दिन नाटक की पात्र है। मल्लिका, अंबिका, निरपेक्ष, विलोम, नासिक, अनुनासिक, दंतुल और मातुल। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट कर लेना। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य धाराओं
में से भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। तो भक्ति काल के अंतर्गत जो है हमें वर्णन मिलता है कि ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा का, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी और ज्ञाना रामाश्रय और कृष्णाश्रय 4 भागों में बांटा गया था। भक्ति काल को रासो काव्य नहीं था, रासो काल जो है आधुनिक काल की रचनाएं हैं। 27वां नंबर का प्रश्न है, सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं का की अनुरूपता है भागवत के किस में? तो भागवत का के जो है वो 10वें स्कंद में है। यह क्वेश्चन जो है कॉमन नंबर इसमें गलत, यह जो है आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था, सभी को इसमें नंबर मिला था क्योंकि वहाँ पर 10वां स्कंद लिखा ही नहीं था। 11वां 9वां स्कंद उसमें लिखा गया था, तो इसलिए सभी को इसमें यहाँ पर 1 अंक सभी को मिला था। इसमें यह जो है आयोग ने इस क्वेश्चन को सीधा बाहर कर दिया। 28 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, ललित निबंध परंपरा के जनक। तो पूर्व ही मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। तो हजारी प्रसाद के अतिरिक्त राम वृक्ष वैनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ, ये सारे लोग जो हैं ललित निबंध। आप देखोगे कि एक छोटा सा पाठ्यक्रम 70 नंबर और उसमें से 70 नंबर्स में से 20 नंबर करीबन आपका व्याकरण आएगा और कुल मिला के फिर 10 नंबर 5 नंबर का संस्कृत, तो 45 नंबर से में से 3 क्वेश्चन जो है इसमें निबंध से पूछे गए थे पिछले वर्ष की बात करूँ मैं तो। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान और क्रम है भारतीय द्विवेदी, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। इसके अतिरिक्त ललित निबंध, व्यंग्यकार, ग्रामीण चेतना, विचार और चिंतन प्रधान भी। इसके पूर्व में ही मैंने इसके बारे में चर्चा की थी कि जो व्यंग्यकार निबंधकार हैं उस प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल और शरद जोशी। 30वां नंबर का प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन हिंदी के किस युग में हुआ था? तो जो है तार सप्तक का आपने देखा ही था कि प्रयोगवाद जो है और आगे ने इसका क्या था 41 में से यहाँ इसका संबंध था, उसके बाद 43। तो 4 तार सप्तकों की रचनाएं हुई थी, उसके अंतर्गत 7 कवियाँ थे। तो इस प्रकार आप इसमें भी नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का धन्यवाद। आप इससे अपना आकलन कर सकते हैं। अब इसमें जो है 40 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, मैं उनको भी जल्दी से लाने का कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, अपना चिंतन मंथन करना कि वास्तव में पूर्व में किस प्रकार का पेपर बना हुआ था, अब हमें आगामी आने वाले एग्जाम में किस प्रकार की रणनीति के अनुसार चलना होगा। जब तक आप पिछले पेपर देखोगे नहीं, जब तक आप आकलन करोगे नहीं, तब तक आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हो। आप देखने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको किताबों का अध्ययन करने की ज़्यादा से ज़्यादा आदत डालनी पड़ेगी। अब समय बहुत कम है, तो मैं इसके बाद जो है जितने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जितने भी छूटे हुए हैं और उसके साथ साथ 30 क्वेश्चन जो पेडागॉजी के हैं, तो जैसे जैसे मुझे अपना भी अध्ययन करना होता है, समय देना होता है, तो 1-2 दिन में जितना भी समय लगेगा तो अवश्य आपके मैं वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।